आज अपने को स्टूडेंट्स टॉपिक मिला है वायरस। इस टॉपिक से पहले अपने पढ़ा था कि नॉन लिविंग से लिविंग बनाया गया था, ओरिजिन ऑफ लाइफ में पढ़ा था, केमिकल इवोल्यूशन में पढ़ा था, और फिर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे कि नॉन लिविंग के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, और लिविंग के या बायो के ये फीचर्स हैं। ये एक नया ही प्रकार का ये समझिए आप, एक बायो में ये जीव है वायरस। ये न तो नॉन लिविंग है न लिविंग है, ये नॉन लिविंग भी हो जाता है और लिविंग भी हो जाता है। मतलब क्या है कि ये एक प्रकार का ये तो वो हो गया मायावी राक्षस। इसकी स्टाइल राक्षस जैसी है। जब बायो की जो सेल है, जो जिसको कहा ना कि लाइफ का भौतिक आधार जो है, फिजिकल बेस है, वो प्रोटोप्लाज्म है। जब प्रोटोप्लाज्म एक सिस्टम है, मैंने लिविंग्स के जब कैरेक्टर्स बताए थे आपको, सजीव के कैरेक्टर्स बताए थे, तो मैंने बताया था कि लिविंग्स के सिस्टम्स होते हैं अपने, न्यूट्रिशन का है, रेस्पिरेशन का है, एक्सक्रीशन का है, रिप्रोडक्शन का है, नर्वस सिस्टम का है, लेकिन नॉन लिविंग के नहीं होते। अब ये जो वायरस जैसी चीज है, ये किसी के सिस्टम में घुस जाता है। सिस्टम दूसरे का ही है, मतलब इस प्रकार का पैरासाइट है ये कि किसी के दूसरे के सिस्टम में घुस जाता है और वहां अपनी नेतागिरी करता है, लीडरशिप करता है, और सारा सिस्टम जो उसका है सेल का, वो हैक कर लेता है। तो ओरिजिनल सेल तो है वो गायब, वो तो डेड, और उसके जो सारे सिस्टम है उस सारे सिस्टम को हैक करके और अपनी जनसंख्या, अपने जैसे राक्षस पैदा करता रहता है। और अंततः वायरुलेंट वायरस होते हैं, उनमें क्या होता है, वायरुलेंट मतलब अचानक विस्फोट हो जाना। तो बहुत सारे इतने कॉपी कर लेता है वो दूसरे के सिस्टम से, तो एकदम से विस्फोट करता है। उसकी जो होस्ट की जो सेल वाल है या सेल मेम्ब्रेन है, वो फट जाती वायरलिंग्स। तो इस तरह का ये वायरस, ये राक्षस है। और जब यदि इसको किसी लिविंग का सिस्टम ना मिले तो ये डेड है। कोई बात नहीं, हम पढ़े हैं तो हर पिक्युलिटी हो रहा है कि ये राक्षस ये काम करता है। बी राक्षस यानी बी वायरस, वो उसकी होस्ट की स्पेसिफिसिटी है। ऐसा नहीं कि प्लांट्स की सेल्स वाला जो वायरस है वो एनिमल्स की सेल्स पर लग जाएगा, या इवन यहां तक कि ये नहीं कि बंदर वाला जो वायरस है, मंकी वाला वायरस है, वो आदमी में लग जाएगा, आदमी की सेल के सिस्टम को हैक कर लेगा। स्पेसिफिसिटी है सेल्स की इनकी, कौन सा वायरस कौन से सेल को हैक कर सकता है। अब आप बोलोगे कि कोरोना वायरस था, वो तो चमगादड़ का था, बैट का था, आदमी में आ गया। बिल्कुल सही है, ये मायावी तो है। म्यूटेशन कर लेते हैं, अपने न्यूक्लिक एसिड को थोड़ा सेट कर लेते हैं और नया टाइप का राक्षस बन के वो आदमी में माइग्रेट हो गया। तो स्पेसिफिसिटी है इनकी, और सिस्टम चाहिए लिविंग। अब कोरोना लिविंग मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मतलब इनका लैब के अंदर आर्टिफिशियल कल्चर करोगे ना, तो आर्टिफिशियल कल्चर नहीं हो सकता। उनको आप बाहर से, जैसे मान लो अगर न्यूट्रिशन दे दिया और न्यूट्रिशनल मिनरल्स दे दिए, कुछ भी दे दो,
वो नहीं मानेगा, वो वहाँ पर क्या, नहीं, दिस इज नॉट फिट फॉर मी। मुझे तो लिविंग सिस्टम हैक करना है, मैं तो लिविंग सिस्टम के ऊपर जिंदा रहता हूँ, वायरस का ये कहना है। तो लैब के अंदर आप चाहो कि कल्चर कर ले, किस टाइप के आपके जुकाम है, किस तरह का वायरस लगा है, कल्चर ले लो भाई, कल्चर के लिए नमूना ले लो। नहीं कर सकते। इसको लिविंग सिस्टम चाहिए हैक करने के लिए। तो लिविंग सिस्टम अपने देखा हो, कोरोना में देखा होगा कि वहाँ नंबर ऑफ वायरसेस तो थे। अब जैसे मान कोई डेड बॉडी थी कोरोना के कारण, जो नंबर ऑफ वायरस थे कोरोना के, वो तो उसकी बॉडी में पड़े थे, मतलब बढ़ नहीं रहे थे, ग्रो नहीं हो रहे थे, जितने थे उतने पड़े हैं, और वो डेड पड़े हैं, डेड बॉडी के साथ ही डेड हो गए वो। लेकिन जो ही उनको किसी दूसरे आदमी का, जैसे कोई डेड बॉडी के ज्यादा मोह के कारण, और कोई फैमिली या और कोई मित्र रिश्तेदार उस डेड बॉडी के पास जाकर के रोया या गले लगाया, वो कोरोना का वायरस उसमें भी आ गया और वो भी मरा, क्योंकि उसको तो चिपकने से उसको लिविंग सिस्टम मिल गया और वो फिर उसमें ग्रो होने लग गया। तो कहने का मतलब कि लिविंग सिस्टम होना चाहिए, आर्टिफिशियल कल्चर इसका संभव नहीं है वायरस का। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि बैक्टीरिया का कल्चर आप कर सकते हो, मिनरल्स डालो, अगर डालो, और डालो, कुछ नॉन लिविंग चीजें डालो, और लैब के अंदर बता देते हैं कि इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, लेकिन वायरस का नहीं बता सकते। तो आर्टिफिशियल लैब कल्चर इसका संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और सेलुलर तो इसको डेड कहिए या इनएक्टिव कहिए, एक ही बात है। एक क्वेश्चन आया है कि इसको हम डेड कहें या इनएक्टिव कहें, भाई नॉन लिविंग है, अब इसको आप डेड कहो या इनएक्टिव कहो। एक्टिव होगा कब? जब इसको लिविंग सिस्टम मिलेगा। तो आर्टिफिशियल लैब कल्चर इस कारण से नहीं कर सकते। दूसरा ये क्या है कि नॉन सेलुलर है, अब इसका खुद का सिस्टम ही नहीं है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, न राइबोसोम है, न न्यूक्लियस है, कुछ भी नहीं है इसका। तो आप दवाई इंजेक्ट, मेडिसिन को इंजेक्ट करोगे, एंटीबायोटिक दे दी, कोई असर नहीं करेगा इसके, जो होस्ट की सेल है वही मरेगी, ये तो मरने से रहा। इसलिए वायरस, इसीलिए क्या कोरोना की भी कोई दवाई नहीं थी, तो वायरस को तो इसके सिस्टम को पंगु बना के कोई खत्म करना चाहे, संभव नहीं है, क्योंकि हमारा तो सिस्टम ही उधार का है, दूसरे का है। कोई जेसीबी लेकर आता है घर को तोड़ने के लिए तो तोड़ लो, हम तो किराएदार हैं, टूट जाएगा टूट जाएगा, हमारा क्या बिगड़ना है। तो ये बात है इसकी वायरस की, नॉन सेलुलर है, इसका कोई सिस्टम ही नहीं है, इसका कोई घर तो है नहीं, इसलिए कोई दवाई भी इसके असर नहीं पड़ती। हाँ, ये बात जरूर है कि इसको अपने बॉडी की एंटीबॉडीज जो है वो इसको पहचान के पूरा खा जाती है, फैगोसाइटोसिस कर जाती है, तभी ताबयात आई। इसीलिए अब जुकाम होती है, जुकाम सारे जितने भी जुकाम है, पता नहीं कितने टाइप के, 300 400 500 टाइप के वायरस है जुकाम के, तो उनके मुताबिक एंटीबॉडी क्या है अपने शरीर में बनती है, और कुछ दिन बाद क्या अपने आप ठीक हो जाते हैं अपने। लेकिन शुरू में तो दुख पाते हैं क्योंकि वायरस। तो ये कुछ फीचर्स है वायरस के जिसके बारे में अपने बात कर रहे हैं। इसलिए जो स्पेसिफिसिटी है इसकी, जो विशेष इसको विशेष परजीवी का दर्जा दिया गया है, ओब्लिगेट पैरासाइट है। एक दूसरे पैरासाइट और होते हैं फैकल्टेटिव, उनका अपना सिस्टम भी होता है,
तो फैकल्टेटिव क्या होता है कि चलो किराए का मकान मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो क्या है, अपने वाला जो पुराना मकान है उसमें रह लेंगे। इसको फैकल्टेटिव, अपनी जो फैकल्टेटिव बिल्डिंग है उसमें रह लेंगे, उसमें जीवन यापन कर लेंगे। तो इस तरह के पैरासाइट कहलाते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। और लेकिन ये ओब्लिगेट पैरासाइट है, इसका कोई मकान वकान कहीं ये रखता ही नहीं है, ये तो सिर्फ किराएदार के रूप में धूम मचाता है। That is why we can say that virus is a linkage between non-living and living. Linkage. अब इस हिसाब से हम देखें तो जब ओरिजिन ऑफ लाइफ में पढ़ रहे थे तो लिंकेज में क्या था भाई? लिंकेज किसको बना सकते हो आप? जो न्यूक्लिक एसिड बनाए थे, जो ओपेरिन ने न्यूक्लिक एसिड बनाए थे, वो आरएनए नहीं था, वो आरएनए नहीं था, मतलब वो एक वायरस का टुकड़ा था। तो हम कह सकते हैं कि वो जो ओपेनहाइमर का आरएनए है और वो आज के जो ये वायरस हैं, ये समान ही है। मतलब इसका डेवलपमेंट, वायरस बन गया था सृष्टि के शुरू में ही, प्रिमिटिव। ये इनको वायरसेस को क्या कहा गया है? प्रिमिटिव फॉर्म कहा गया है, मतलब इवॉल्व नहीं है। जबकि एक दूसरा स्कूल है वो ये कहता है कि ये ओब्लिगेट पैरासाइट है भाई, ये स्पेसिफिक पैरासाइट है, ये इवॉल्व हुए हैं, मतलब ये अपने भी गुरु हैं। दो मत हैं, आप कौन सा पसंद करते हो उसको टिक कर देना। तो ये इसके जो ओब्लिगेट पैरासाइट, नॉन सेलुलर, लिंकेज, आर्टिफिशियल एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, इस तरह के कैरेक्टर्स पढ़े। तो फिर लाइव और नॉन लाइव बोल रहे हैं ना कि नॉन अलाइव भी है, अलाइव भी है, नॉन लिविंग भी है, लिविंग भी है। तो ऐसे कौन से कैरेक्टर है जिसके कारण हम इसको लिविंग कह सकते हैं? भले ही दूसरे के सिस्टम को हैक करो, लेकिन रिप्रोडक्शन तो करता है। तो लिविंग का एक कैरेक्टर नहीं था क्या रिप्रोडक्शन? तो ये रिप्रोडक्शन, इस कैरेक्टर के कारण इसको हम लाइव कहते हैं। नॉन लिविंग कैसे कह सकते हो? जैसे क्रिस्टल, जैसे निर्जीव या नॉन लिविंग पदार्थ है, एक शुगर का क्रिस्टल आपने ज्यादा सैचुरेटेड वाटर में रखा तो मिश्री बन जाती है, बहुत बड़ा क्रिस्टल बढ़ जाता है, ग्रोथ कर लेता है। तो का अरे ये तो जिंदा है, मिश्री को जिंदा थोड़ी कह सकते हैं। ठीक है, इसने ग्रोथ किया है, क्रिस्टलाइजेशन किया है इसने, लेकिन उसको मिश्री को लाइव थोड़ी कह सकते हो। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि मिश्री की तरह से ही किस प्रकार का ग्रोथ वायरस में हो सकता है? क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि ये एक नॉन लिविंग का कैरेक्टर होता है और ये भी नॉन लिविंग है। क्रिस्टलाइजेशन जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट था, क्रिस्टलाइजेशन किसने करके दिखाया था? स्टेनले ने, डब्ल्यू स्टेनले ने क्रिस्टलाइजेशन करके दुनिया को दिखाया कि मिश्री तो काहे की थी? वैक्सीन, वायरस का मतलब होता है वक्का, VACCA, वक्का। वक्का का मतलब होता है पॉइजन, तो वो तो पॉइजन का क्रिस्टल है, हो गया, मिश्री का थोड़ी हुआ। एनीवे, अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, अपने संगठन पढ़ते हैं, किस कैसा स्ट्रक्चर है। इसमें कोई और ज्यादा ऑर्गन तो होते ही नहीं है। इसमें कार्बनिक यौगिक प्रोटीन होता है, इसके प्रोटीन को कैप्सिड कहते हैं, प्रोटीन का कवर होता है उसको कैप्सिड कहते हैं। और मियर्स, मनके, माड़ा के मनके टाइप, मनके। तो ये प्रोटीन किस प्रकार से जुड़े रहते हैं? इस प्रकार से,
मन के यूं। ये पूंछ हो गई इसकी। हालांकि मैंने बनाया है पूंछ वाला। टोबैको जो तंबाकू का पौधा है उसके ऊपर पूंछ वाला वायरस होता है, ये मैंने बनाया है कैप्सोमियर से। गोल भी होते हैं जो अपने जानवरों और आदमियों पर जो अटैक करते हैं वो गोल भी होते हैं। देखा नहीं कोरोना का वायरस कैसा था, इस तरह से उसके ऊपर स्पाइक लगे थे, इस तरह से। ये लंग्स की ग्लैंडुलर सेल से स्पाइक्स चिपक जाते थे रिसेप्टिव सेल के। कोई लंग्स जो है, लंग्स की सेल इनको पहचान नहीं पाती थी कि ये कोई आतंकवादी है। तो ये खिड़की रिसेप्टिव जो सेल है, ये लंग्स की सेल है, ये न्यूक्लियस है उसका। तो ये इस तरह से इसमें सेल मेम्ब्रेन में क्या है कि थोड़े रास्ते होते हैं, उनको कहते हैं रिसेप्टिव रिसेप्ट। अब ये चिपक गया इसके, बस चिपक नहीं दे रही है कि अंदर जगह बनाया, खिड़की से अंदर गया। तो ये इस तरह से इसके अंदर घुस गया और इसका सारा सिस्टम जो भी ऑर्गन है इसको हैक कर लिया, और लास्ट में जाके क्या है कि इसकी जो ओरिजिन है वो टूट गई और इस तरह के वायरस जगह जगह ये फैल गए, वायरुलेंस हो गया। एनीवे, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर इसको बनाता है जिसको कैप्सिड कवर, प्रोटीन कवर का नाम है कैप्सिड और इसके मणकों का नाम है कैप्सोमियर्स, जिनकी साइज जो है बहुत छोटी होती है, 10 to 500 नैनोमीटर। नैनोमीटर एक यूनिट है नापने की, लंबाई की। नैनोमीटर जो है 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ द मीटर, एक मीटर का 1 बिलियंथ पार्ट, और ये होता है 1 बिलियन पार्ट 9। मतलब एक लिखो और उसके आगे 90000 लिखो और उसको माइनस कर दो, 1 बिलियन पार्ट, तो 10 to 500 नैनोमीटर, बहुत छोटी इकाई है। और जब 9 की जगह 10 आ जाता है तो फिर उसको एगस्ट्रोम कहते हैं, एगस्ट्रोम, कैप्सोमियर। ये जो प्रोटीन है कितना परसेंट होता है? जैसे अपने भी बोला हाइड्रोजन 10.5 होती है शरीर में, सारा नाइट्रोजन 3.3% होती है शरीर में। तो प्रोटीन कितना परसेंट होता है इसमें? कैप्सिड कवर कितना परसेंट बना देता है इसी बॉडी का? कि 94%, और बाकी तो 6% है, 6% है। 6% क्या है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब या तो देखो आरएनए और या डीएनए, दोनों नहीं हो सकते। या तो डीएनए का वायरस होगा या आरएनए का वायरस होगा, दोनों साथ नहीं हो सकते। जैसे सेल के अंदर होता है ना, सेंटर में केंद्र में डीएनए होता है और केंद्र में आरएनए भी होता है जो बाहर जाता है साइटोप्लाज्म में, लेकिन इसमें एक ही होगा। और इस बेस के ऊपर क्या है कि इसके 3 प्रकार भी किए गए हैं क्लासिफाई, कि एक तो प्लांट्स वायरस, जो प्लांट्स के ऊपर रोग करता है, वो आरएनए वाले होते हैं। और सबसे पहले वायरस जो है टोबैको मोजाइक वायरस जो है वो तंबाकू पर ही खोजा गया था, इसने इवानोस्की ने टीएमवी खोजा था। आरएनए वाले पौधे के, डीएनए वाले एनिमल्स के, और एक तीसरे प्रकार के और हैं जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं, फाज, हैगी।
एक शब्द आता है इंग्लिश में फैगी। फैगी का मतलब टू ईट, तो उसी को शब्द से बना दिया इन्होंने फाज, बैक्टीरियो फाज। तो तीसरे प्रकार के है वो आरएनए डीएनए कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन उनका काम सिर्फ ये है कि बैक्टीरिया को खाना। वो पौधे और जानवरों से माताखोरी नहीं करते, बैक्टीरिया को ढूंढते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, मैं पूछता हूँ कि जो 3 टाइप के जो वायरस होता है, आरएनए, डीएनए और बैक्टीरिया फाज, पौधे वाले और जानवरों वाले, ये बैक्टीरिया फाज, गंगा के पानी में कौन से प्रकार का वायरस होगा? गंगा का पानी क्या है कि सड़ता नहीं है, नष्ट नहीं होता, उसमें बैक्टीरिया होते हैं लेकिन मरते जाते हैं। कौन मारता है? अपने तो मरते नहीं। लेकिन गॉड ने क्या है कि गंगा के पानी को एक गिफ्ट दिया है कि उसमें बैक्टीरिया फाज जो है वो दुनिया भर के हैं, जो एनिमल्स पर तो इन्फेक्शन करते नहीं, और गंगा के पानी में जो बैक्टीरिया उसको वो छोड़ते नहीं। गंगा का पानी शुद्ध रहता है, ये गॉड गिफ्ट है। अब थोड़े वैज्ञानिकों के, भाई साइंटिस्ट के बारे में, जो शुरू में जिन्होंने काम किया इस वायरस के ऊपर, बताया कि भाई एक राक्षस भी है, आप क्या खुश हो रहे हो, सेल कर रहे हो। एक अजीब ढंग का एक प्राणी और देखा है हमने, तो इवानोस्की ने सबसे पहले देखा। इवानोस्की ने टोबैगो मोजाइक वायरस TMV उसने बताया। फिर बीजेरिक जो साइंटिस्ट था उसने कहा कि ये तो बड़ा भयंकर है। उसने इन्फेक्टेड तंबाकू की पत्तियों को लेकर पीस कर जूस बना के जो स्वस्थ पत्तियां थी उनके ऊपर छिड़क दिया कि देखते हैं क्या होता है। होता क्या है, वो भी इन्फेक्ट हो गई। तो ये बात कि ये इन्फेक्टिव पार्टिकल्स हैं, ये सबसे पहले किसने बताई? बीजेरिक ने। ये भी बीजेरिक ने बताया कि इसका जूस जो है वो इन्फेक्शियस है। बाइडेन ने जो इसका केमिकल, ये अमेरिका वाला भूतपूर्व राष्ट्रपति बाइडेन नहीं था, ये साइंटिस्ट बाइडेन था। उसने क्या बताया? उसने कहा कि वायरस में 2 चीज होती है, न्यूक्लिक एसिड, चाहे आरएनए हो या डीएनए हो, और बाकी प्रोटीन, 2 ही चीज होती है। हर्शे और चेज 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने बड़ी मगजमारी करके खोज किया कि इसका प्रोटीन जो है ना 94%, चिंता मत करो, 94% जो प्रोटीन है ये इन्फेक्शियस नहीं है, ये तो बाहर ही रह जाता है सेल के अंदर। तो सिर्फ 6% जो आरएनए है या डीएनए वही जा पाता है, वो इन्फेक्शन करता है और दूसरे का सिस्टम लेकर अपने कैप्सिड अंदर ही अंदर फिर बना लेता है। तो हर्शे और चार ने कहा केवल न्यूक्लिक एसिड ही इन्फेक्टिव है। आगे जाकर इसका भी खंडन हो गया, हर्शे और चेज का भी, आगे पढ़ेंगे अपने, हर्शे और चेज का भी खंडन हो गया कि भाई जो प्रोटीन है वो भी इन्फेक्शियस है, केवल आरएनए या डीएनए नहीं। चलो अपने वायरस के बारे में पढ़ा। अब वायरस के जो नुकसान है, नुकसान तो सीधा ही दिख रहा है, ये भयंकर रोगकारी होते हैं ये, जिसका कोई इलाज ही नहीं होता है। यदि एंटीबॉडी अपने शरीर की पैदा ना हो और वो जवाब दे दे तो वायरस से फिर तो डेथ ही है। बैक्टीरिया को तो एंटीबायोटिक से मार देते हैं डॉक्टर, इसको इससे कैसे चलेगा? पानी पियो, जूस पियो, रेस्ट करो। डॉक्टर इस तरह की बात कहे घर भेज देता है रोगी को, या यहाँ या हॉस्पिटल भर्ती कर लो, इसको ग्लूकोज चढ़ा दो, डेक्स्ट्रोज चढ़ा दो, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है वायरस का। पहले अपने क्या है कि पौधे आरएनए वाले जो वायरस है वो रोग अपने देख लेते हैं।
पहले क्या है, अपनी सब्जी मंडी चलते हैं, वो बोलता है ना, भिंडी ले लो, पपीता ले लो, केला ले लो, सब है, टमाटर ले लो, चुकंदर ले लो। तो इन सब्जियों के ऊपर किस प्रकार का रोग होता है इन वायरस के कारण, आरएनए वाले वायरस के कारण? मोज़ेक, ये लक्षण के हिसाब से रोग बताए गए। मोज़ेक आपने देखा होगा कि जैसे शीश घर होते हैं कांच के, और ये रंग बिरंगे कांच लगे रहते हैं उसमें, इस तरह से यूं, कोई रंग ऐसे, कोई से, राजा महाराजा के किले में इस तरह से, या फटे कपड़े पर पैबंद लगाते हैं, जैसे कोई लाल रंग का और नीले रंग का, इस तरह से। आजकल मोज़ेक टाइप की जीन्स भी तो पहनते हैं नौजवान, चमड़ी दिखती रहती है, मोज़ेक। तो मान लो ये कोई पत्ती है, इसका लीव है, इसमें वायरस का रोग हुआ है, तो यहाँ पीली हो जाएगी, यहाँ कुछ नारंगी हो जाएगी, इस तरह से सेलुलोज को वो वायरस जो है वो सेल्स को नष्ट कर देगा, खा जाएगा, ये छेद कर देगा और कर देगा, इस तरह से मोज़ेक टाइप हो गया ये। तो ये मोज़ेक जो रोग है, ये भिंडी के पत्तों में, पपीते के पत्तों में, केले के पत्तों में, सरसों के पत्तों में मोज़ेक इस तरह का स्ट्रक्चर मिले तो आप किसी भी बागवान को बता सकते हो, भैया ये तो वायरस का रोग लग गया है। वेन येलो, ये जो वेन है ये पीली पड़ जाए, बिल्कुल पीली पीली हो जाए, ये साफ दिखने लग जाए, पीली पीली। येलोइंग ऑफ वेन, ये नींबू में मिलता है। ट्विस्टेड लीफ, ये लीफ जो है इस तरह से ऐसे हो जाए, ये क्या है? लीफ ऐसे नहीं यार, ऐसे कैसे होगी मुड़ के गोल गोल, ट्विस्टेड कैसे होगी? ये टमाटर और चुकंदर की लीव्स ऐसे हो जाए ट्विस्टेड, तो आप बोलोगे ये तो कोई आरएनए वाला इसमें कोई वायरस लग गया, भी रोग हो गया। फिल्लोडी, फिल का मतलब होता है लीफ, फिल्लोडी का मतलब मोटी मोटी लीव हो जाती है। जैसे जैसे आदमी को मोटापा खराब करता है ना, वैसे लीव्स भी मोटी हो जाती है, मोटी रोटी की तरह से, उसको फिल्लोडी कहते हैं। तो ये तिल में दिखे तो अरे ये तो वायरस से रोग है। तो ये आरएनए वाले जो वायरस है वो ये रोग पैदा करते हैं। मैं एक बात बताऊंगा आपको, बहुत ही जोरदार, जो मतलब सबसे पौधे के लिए सबसे खतरनाक जो राक्षस वायरस कौन सा होगा? जिसका डीएनए न्यूक्लिक एसिड होगा। आरएनए वाले तो आम है, जिस ऐसा कोई वायरस है जिसके पास डीएनए है और वो पौधों को इन्फेक्ट करता है, वो सारे पौधे को नष्ट कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट में। इक्के दुक्के ऐसे रोग हैं, ऐसे हैं। और उधर क्या है कि आदमी और पशुओं में क्या है कि डीएनए वाले जो वायरस हैं वो क्या करते हैं? रोग पैदा करते हैं। लेकिन कोई आरएनए वाला वायरस आदमी के ऊपर अटैक कर दे, इन्फेक्शन कर दे, कोई रोग पैदा कर दे, तो उसको साथ ही लेके जाता है, वो मर ही जाता है। मतलब न्यूक्लिक एसिड चेंज हो जाए तो ये कोई साइंटिफिक खोज नहीं है, ये याद करने के लिए 99.9 ये देखिए आप, 100% ये मत करना कि हम तो साइंटिस्ट है, ये खोज कर ली, ऐसा है।
फिर अपने डीएनए वाले पशुओं में देख लेते हैं। देखो ऐसे तो आपको ये पिकोर्नो, पैरामिक्सो, एचआई, रिट्रो, आर्थ्रो, आर्बो, राइनो, ये पैरोटिंग करके रटकर याद करो, मजा नहीं आता बात का। इसको थोड़ा सा इनका शाब्दिक अर्थ देख करोगे तो याद आ जाएगा एकदम से। पैरामिक्सो, मिक्सो कहते हैं मिक्कस को। आपका थूक है, ये मिक्कस है, सलाइवा है, इस तरह का जो पदार्थ है वो मिक्स हो। पैरा मतलब साइड बाय साइड निकलता रहता है इन वायरस के कारण, साइड बाय साइड तो छाले वगैरह हो जाते हैं और मुंह के अंदर ये लार वगैरह पशु के पैर ये, और एकदम से वो कुछ खा पी कुछ नहीं सकता। पैरामिक्सो विरिडोमोर, इससे रिंडर पेस्ट, जैसे आदमियों में चिकन पॉक्स होता है जिसको छोटी माता कहते हैं, फफोले हो जाते हैं, इस तरह से पूरे शरीर के फफोले हो जाते थे पैरामिक्सो विरिडोमोर पशुओं के ऊपर, उसको रिंडर पेस्ट कहते थे। हालांकि अब उधर आदमी के अंदर क्या है कि वेरियोला, और इधर पशुओं में भी वेरियोला है। वेरियोला का मतलब होता है ओवल टाइप, इस तरह का वायरस होता है, ओवल टाइप, अंडाकार, या ऐसा लगता है कि ईंट है कोई ब्रिक है, ऐसा लगता है, उसको वेरियोला कहते हैं। ईंट को या ओवल शेप को वेरियोला कहते हैं। ये कैप्सिड जो है ना प्रोटीन, वो ईंट की तरह से ऐसे चाय रखते हैं, अरेंज कर लेते हैं, उसको वेरियोला कहते हैं। ये वेरियोला जो है, ये चेचक जो है, स्मॉल पॉक्स है, ये पशुओं में पाई जाती है। जो दूध निकालते हैं, वो जो ग्लैंड्स होती है, थन होते हैं दूध वाले, उसमें भी इस तरह से छोटे छोटे फफोले हो जाते हैं। तो चेचक पशुओं में भी होती है, लेकिन उस वायरस का स्ट्रेन दूसरा होता है। आदमी में जो चेचक होती थी उसका स्ट्रेन थोड़ा दूसरा था, नाम वही है, वेरियोला। अब एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि WHO ने कौन से दो वायरस जो है डिक्लेयर कर दिया कि अब दुनिया में नहीं है, हमने खत्म कर दी है। कौन से दो वायरस? देखो भाई, 211 में WHO ने घोषणा की थी कि जो पशुओं का जो रेंडर पेस्ट है ये हमने खत्म कर दिया है। और जो चिकन पॉक्स है, ये भी पता आपको, ये 1980 में वेरियोला जो चिकन पॉक्स का है, इसको भी इरेडिकेट कर दिया है WHO। तो ये दोनों क्या है कि इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछ लेगा, ABCD में एक में रेंडर पेस्ट डाल देगा, एक में वेरियोला डाल देगा, कुछ भी, फिर उत्तर पूछेगा A+B सही है, A सही है, B सही है, इस तरह से करेगा वो सराहट। लेकिन आपको बेसिक याद रखना है बस कि दो जो कौन से इराडिकेट हो गए, WHO ने घोषणा कर दी है। पिकोर्नो विरिडो, ये बहुत ज़्यादा होता है और पशु बड़े परेशान रहते हैं, पशुपालक भी परेशान होता है, वेटरनरी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। पिकोर्नो का मतलब होता है बहुत सारी साइडें, जैसे मान लो 20 टाइप की साइडें होंगी, इस तरह से। इस तरह से 20 टाइप के, 20 से भी ज़्यादा हो सकते हैं सरफेस पिकोर्नो, इसको इस शेप को पिकोर्नो कहते हैं। तो ये पिकोर्नो विरिडो जो वायरस है, ये पशुओं के मुंह के अंदर छाले कर देता है। खुर जो उसके पैर होते हैं उनको, इन पर इन्फ्लामेशन कर देता है और फफोले कर देता है, तो उनसे चला भी नहीं जाता और खाया भी नहीं जाता। तो मुंह पका,
खुरपका, ये रोग पिकार्नोविरिडो वायरस से होता है। स्ट्रीट, ये गाय भैंस के बताए हैं मैंने पशुओं में, ये पैरामिक्सो, वेरियोला, पिकोर्नो, ये गाय भैंस के अंदर, गाय में भी और भैंस में भी। कुछ भी पूछ ले वो याद करने के लिए बताए, कोई भैंस का ही नाम दे देगा या गाय का कह देगा, तो याद रखना है। कुछ कॉमन करके पढ़ोगे तो मेमोरी में रहेगा। स्ट्रीट, गली के कुत्ते कहते हैं स्ट्रीट, स्ट्रीट वायरस का नाम है। और ये क्या फैलाता है कुत्तों में? रेबीज। रेबीज, जिसको अपने लोकल लैंग्वेज में हड़का गया, हाइड्रोफोबिया, पानी से डरता है और हर किसी को काटने को दौड़ता है, रेबीज। ये जो रेबीज जो रोग का नाम है, ये मैंने जो लक्षण बताए रेबीज के, ये रेबीज, ये रैब्डो वायरस से फैलता है, ये रैब्डो। अब अपने क्या है कि मानव वाले रोग पड़ लेते हैं। वेरियोला का तो बता ही दिया था मैंने, स्मॉल पॉक्स इराडिकेट भी हो गया। हर्पीज, हर्पीज आपने देखा होगा कि बड़ा दर्द होता है, और जो ये पंडित लोग जो जनेऊ पहनते हैं ना, इस तरह से इसको जनेऊ रोग भी कहते हैं। मतलब बिल्कुल चमड़ी जो है खिंच जाती है और ऐसे लाल बिल्कुल लंबी लाइनें हो जाती है इस तरह से, उसको हर्पीज कहते हैं। और जब चमड़ी खिंचती है तो इन्फ्लेशन होता है और पपड़ियाँ से निकलती हैं पस की, तो बड़ा वो एक दर्द होता है, वो रोग कहलाता है हर्पीज। अपने को तो थोड़ा थोड़ा देखना है, अपने को तो डॉक्टर तो बनना नहीं है, अपने को तो प्रशासक बनना है कंपटीशन क्रैक करके। तो हर्पीज जो है ये इस तरह से, हर्पीज का वायरस वेरियोला ही होता है, चेचक वाला ही होता है, उसका नाम ही वेरियोला ही समझिए आप। हर्पीज क्यों होती है? ये कॉन्टाजियस है टचिंग से। जैसे मान लो रेल के डिब्बों में कपड़ों पर क्या है, को हर्पीज हुआ, पेशेंट सो रहा था और वही क्या है कि स्वस्थ मनुष्य को मिल गया वो कपड़ा, तो उसके भी हर्पीज हो जाएगा स्किन टचिंग से, कॉन्टाजियस है। तो हर्पीज क्यों होती है? ये जो वेरियोला का वायरस है, जिसकी कभी कोई चेचक का वायरस रहा है बॉडी के अंदर, जिन लोगों के चेचक का वायरस रह गया कोई, तो वो एकदम सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। वो जो बड़ा होता है आदमी और होता है बचपन से, तो वो क्या है कि अपने सींग निकालता है तो हर्पीज हो जाती है। और कॉन्टाजियस भी फैलती है आपस में स्किन टचिंग से। रेबीज जो कुत्तों में होती है वो आदमी में हो जाती है। कुत्ते की लार आपके लग गई तो वो वायरस, रैब्डो वायरस है, वो आप में आ गया और आपके भी हो सकता है। तो वो जो 6 टीके हैं एंटी या इम्यूनोलॉजी वाले, इम्यून, वो अवश्य लगा लेने चाहिए, वरना वो कहते हैं ना कुत्ते की मौत, वो हो जाती है, मतलब श्योर मौत, क्योंकि ये आरएनए वाला वायरस है। मैंने कहा था ना कि उल्टा पुल्टा वायरस लगता है तो उसमें श्योर मौत है। तो ये रैब्डो क्या है कि रैब्डो शब्द भी, ये इसकी शेप भी क्या है कि बंदूक की गोली की तरह से, इसको रैब्डो कहते हैं शेप को, इस वायरस को रैब्डो कहते हैं, रेबीज वाले को। इस शेप के अनुसार थोड़े नाम रखे हैं और इनका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। एंटीरो, एंटीरो किसको कहते हैं? इंटेस्टाइन को कहते हैं एंटेरो।
एंटेरो इंटेस्टाइन को कहते हैं। ये पापर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने पोलियो को खोजा। जो बच्चे गंदी धूल धाल और उसे खेलते रहते, और पुराने जमाने में मतलब बच्चों ने, आजकल तो बच्चों को जाने नहीं देते धूल धाल में। तो धूल के अंदर ये क्या है कि वायरस पड़ा रहता था और वो लकवा कर देता था। एंटीरो वायरस पापर ने खोजा था। इसकी जो एग्जाम में आने वाली चीज है पोलियो की, इसकी वैक्सीन आ सकती है। वैक्सीन इसकी वैक्सीन 2 टाइप की होती है। किसने खोजा? साबिन ने और एक साल्क ने। 2 साइंटिस्ट थे, अलग अलग वैक्सीन खोजी थी। साबिन ने तो क्या किया कि जो डीनेचर कर दिए पोलियो के जो वायरस थे, उनको डीनेचर कर दिया था। कोरोना में तो आप देखा कि वैक्सीन तरह तरह की थी कि डीनेचर्ड है, या उसकी कॉपी है, या नकली है, मरे हुए हैं आरएनए, इस तरह के कई टाइप की वैक्सीन आई थी। वैसे ही क्या है कि 2 टाइप की वैक्सीन चलती है इस पोलियो के अंदर। साबिन जो डीनेचर्ड है, कहने का मतलब है कि मार दिया जाता है, उसको कमजोर कर दिया जाता है। और वो क्या, ओरल। आपसे पूछ सकता है कि ओरल वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? साबिन ने किया था पोलियो में। जो पोलियो उन्मूलन अभियान है, उसमें ओरली डीनेचर्ड वायरस पिलाए जाते हैं पोलियो की। कौन से? एंटेरो वायरस पिलाए जाते हैं, जो पापर ने खोज किया था। साल की जो वैक्सीन है वो बिल्कुल इनएक्टिव, क्या बिल्कुल डेड करके और इंजेक्टेड किया जाता है। उसको हाथ में या पैर में इंजेक्ट किया जाता है। तो चूंकि इंजेक्शन वाला क्या है, थोड़ा सा बच्चों में और में थोड़ी दिक्कत रहती है और देती है, तो पोलियो उन्मूलन अभियान में क्या है कि ओरल पिलाते हैं ये। हालांकि खतरा तो हो सकता है कि निगहबाजी ये रखे बिना कोई इस तरह की वैक्सीन बच्चे को पिला दे और वो मान लो एक्टिव पोलियो का वायरस हो, तो वो तो पोलियो पैदा कर देगा। लेकिन इसमें 100% कोई खतरा नहीं है साल्क वाली। ये पोलियो के बारे में जो 2 वैक्सीन है, पोलियो के बारे में 3 साइंटिस्ट आपको देखने होंगे, पापर, साबिन, साल्क। अब आइए रिट्रो एड्स। ह्यूमन, एच का मतलब ह्यूमन, आई का मतलब इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस अपने ब्लड में 100% ब्लड है, तो उसमें 1% क्या है कि सेना है, WBC, जो इम्यून सिस्टम देती है अपने को। ये वायरस इतना गंदा, इतना राक्षस है कि ये जो 1% जो इम्यूनो सिस्टम है उसको खा जाता है। इसको इस फौज को ही खत्म कर देता है अपने शरीर की। तो फिर क्या है, टीबी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगी, कुछ भी हो जाए, वो फिर एड्स में उसको कितना ही दवाइयाँ देते रहो, बाहर से अंदर से इम्यून सिस्टम खत्म है और उसको मरना होता है। रिट्रो नाम HIV वायरस का दूसरा नाम पूछ सकता है रिट्रो। देखो रिट्रो वायरस होता है वो आरएनए से डीएनए बनाता है, जबकि डीएनए प्रधान होता है, वो ऑर्डर देता है आरएनए को नॉर्मली 99.9। लेकिन री ऑर्डर दे रहा है ये आरएनए। इसका इतना बदमाश है कि वो प्रधान को ही कैप्चर कर रखा है, वो डीएनए बनाता है वापस रिटर्न। तो इसलिए इसका नाम रिट्रो दे दिया गया और ये एड्स का वायरस है। और देखिए ये जो नाम है, ये
ये आर्बो है, ये डेंगू, एनसेफेलाइट। तो आप एड्स के वायरस के रिट्रो HIV क्या करता है, ये टी सेल्स होती है अपने इम्यून सिस्टम में, उसको इन्वेस्ट कर देता है, खत्म कर देता है। तो सुरक्षा कौन करे अपने बॉडी की। आर्बो वायरस है डेंगू, एनसेफेलाइट का मतलब है दिमागी बुखार, एनसेफेलाइट दिमागी बुखार, दिमाग की। डेंगू ये भी खतरनाक है, आर्बो वायरस है। डेंगू में यदि इम्यून सिस्टम जल्दी नहीं जगे या प्लेटलेट्स खत्म कर देता है, और जो पाइप होते हैं अपने खून के, उनको फाड़ देता है, ब्लड सारे शरीर में फैल जाता है और जहर फैल जाता है और डेंगू का पेशेंट मर जाता है। एनसेफेलाइट भी आर्बो से होता है। तो यदि आपको पूछ ले कि ये एंटीरो है, रेब्डो है, वर्पीज है, डेंगू कौन से वायरस से फैलता है, नीचे ABCD में दे देगा। तो आप याद रखना, आर्बो, आर्थ्रो, मिक्सो। आर्बो और आर्थ्रो जो है ना एक ही बात है, मतलब ये जो मच्छर मक्खी, आर्थ्रो कहते हैं इनको, मच्छर मक्खी आर्थ्रोपोडा में डालते हैं कीड़े मकोड़े सारे, तो इन्हीं के नाम से आर्थ्रो, आर्बो, आर्थ्रो मिक्सो। ये फ्लू जो आजकल जो फ्लू फैल जाता है, इन्फ्लुएंजा जिसको कहते हैं, ये स्मिथ ने खोजा था आर्थ्रो मिक्सो। फैलता तो ये मच्छरों की तरह से, और मिक्सो मतलब कि म्यूकस से सलाइवा टाइप पैदा ज्यादा करता है, और फिर सांस आना मुश्किल हो जाता है, जो फ्लू कहते हैं ना, फ्लू दुख पाते हैं। पैरामिक्सो यहाँ भी था, मैंने बताया था। पैरा का मतलब साइड बाई साइड, ये शुरू के अंदर रिंडरपेस्ट जो पशुओं का जो पैरामिक्सो है, इसको तो WHO ने हटा दिया है, लेकिन ये आदमी वाला पड़ा है, प्लाज ने खोजा था। सबसे पहले जो वायरस आदमी में जो रोग था वो मम्स और मीजल्स ही थे, मम्स और मीजल्स। देखिए वायरस कितना खतरनाक है। मम्स और मीजल्स बच्चों के जो शुरू में हुआ करते थे, तो इतना भयंकर डर था कि मौत दिखती थी सीधी, और इसको सही करने के लिए क्या है कि आध्यात्मिक शक्ति शीतला माता की पूजा की जाती थी, आज भी की जाती है। मम्स और मीजल्स, आज भी डॉक्टर के पास यदि मम्स और मीजल्स हो गए तो क्या डॉक्टर क्या करेगा, वही कहेगा आराम करो, ये करो, वो करो, इम्यूनो सिस्टम बनेगा तो अपने आप ठीक होगा। राइनो का मतलब क्या था, नाक। सिंगल जो सींग का राइनो इंडिया में मिलता है, आसाम में काजीरंगा सेंचुरी में, वो मतलब नाक से के ऊपर एक सींग निकला, यूनिसेलुलर, तो कहते हैं ना राइनो है। तो राइनो का मतलब नाक में पानी वगैरह और चलना, ये करना, ये सर्दी जुकाम हो जाती है इससे, राइनो से। एडिनो ऐड हो जाता है, जुकाम के इस तरह से कई स्पाइक्स होते हैं। जुकाम वाला वायरस तो खूब पता है आपको, कोरोना वायरस ही तो है, ये कोरोना वायरस ही तो है जुकाम का, खतरनाक हो जाता है। तो कोरोना रोग करने लग जाते हैं, वरना जो जुकाम है वो एडिनो वायरस से ऐड हो जाता है, रिसेप्टर से। इस तरह से दुनिया भर के रिसेप्टर होते हैं एडिनो वायरस से, सामान्य जुकाम होती है। तो कौन से वायरस से क्या रोग होता है, किस में होता है, मानव, पशु, पौधे वगैरह अपने खूब ही है, थोड़ा डिटेल देख लिया, लेकिन पैरोटिक तरीके से ये याद नहीं रहेगा मामला, समझने से अपने आप आ जाएगा। अब डेंगू का जो ही नाम आएगा, अब वो पता है मच्छरों से होता है, तो नीचे देगा वो राब्डो, आर्थ्रो, तो आप जो भी आए राब्डो लिख देना, ये आर्बो लिख देना, आर्थ्रो लिख देना, राब्डो तो खतरनाक है। अब मैं आपको जो हर्षे और चार्ज ने बताया था कि प्रोटीन इन्फेक्शियस नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड जो 6% है वही इन्फेक्शियस होता है। उनकी बात को गलत ठहरा दिया डायमर और रेमर ने,
प्रूसनर ने कि पूरा आरएनए नहीं, पूरा आरएनए के जो खंड है, टुकड़े हैं, वो भी पौधों में रोग पैदा कर देते हैं। वो तो शुरू में बताया था, बीजरनिक ने जो इन्फेक्टेड तंबाकू की लीफ थी, जिसके सूप बना के वो सब छिड़क दिया था बीजरनिक ने। ऐसे डायमर और रेमर ने कहा कि जो आरएनए के जो टुकड़े हैं ना, वो भी इन्फेक्ट, खाली आरएनए के टुकड़े, उसको कैप्सिड या कैप्सोमियर या जचाड़े वाड़ने की जरूरत नहीं है। खाली आरएनए के टुकड़े फेंक दिए किसी पौधे के ऊपर तो उसको रोग हो जाएगा। आलू जो है खाने लायक होता है ना, ऐसे आलू ट्यूबर इस तरह से स्टार्च भरी रहती है, लेकिन जब उसके स्पिंडल बन जाते हैं आलू के इस तरह से, तो ये खाने लायक थोड़ी होगा। स्पिंडल, ये जड़ इस तरह से होगी। ये आलू ऐसे कैसे हो गया भाई, स्पिंडल कैसे बन गया? ये आलू के स्पिंडल का ये रोग है, ये आरएनए के टुकड़ों से वायरस के। ये डायमर और रेमर ने बताया है। नारियल के अंदर एक रोग होता है कदंग कदंग, कविता सी लग रही है, कदंग कदंग, ये कविता जैसा रोग ये नारियल का, ये आरएनए के टुकड़ों से होता है। एक सुंदरता के लिए ऑर्नामेंटल प्लांट होता है क्राइसेंथेमम, फूल, रंग बिरंगे फूल फल आते हैं उसमें। तो क्राइसेंथेमम का स्टंट बढ़ता नहीं है, वो छोटा सा पड़ा रहता है, ये स्टंटेड हो जाता है, मतलब उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, बोना हो गया वो प्लांट, स्टंटेड। ये भी आरएनए खंड के डायमर और रेमर ने बताया। अब वो हर्षे और चेज वाली बात करते हैं अपने। प्रूसर ने कहा, प्रूसनर साइंटिस्ट, उसने कहा प्रोटीन के जो टुकड़े हैं ना, उनको प्रियोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रियोन्स कहते हैं। उसमें 2-2, 4-4 अमीनो एसिड हो सकते हैं, अमीनो एसिड यूनिट्स मतलब प्रोटीन की। और ये प्रियोन्स जो है, ये भी रोग पैदा कर देती है। आप न्यूक्लिक एसिड को छोड़ दीजिए, प्रोटीन्स भी इसका खतरनाक, इस राक्षस का। अच्छा, कौन से रोग कि इसने खोज किया था? भेड़ में जो स्क्रैपिंग रोग है, भेड़ का स्क्रैपिंग रोग इन प्रोटीन के प्रियोन्स के कारण हुआ। मैड काऊ बहुत लाइट में आया था। मैड काऊ मतलब उसमें जो खोपड़ी है वो लस्सी हो जाती है, सॉलिड नहीं रह पाती, लिक्विड बन जाती है। पूरा ब्रेन जो है लिक्विड बन जाता है मैड काऊ, और काऊ जो है वो पागल हो जाती है, मैड काऊ। तो इंग्लैंड में जब ये इस तरह का रोग फैला था मैड काऊ, तो उन्होंने जिस किसी में भी कोई इस तरह का लक्षण दिखा, उस गाय को ही मार दिया। इलाज विलाज कुछ नहीं, इसको गायों को ही नष्ट कर दिया। मैड काऊ, पता हजारों कितनी लाखों गायों को वहां बूचड़खाने में मारा गया इस प्रियोन्स के कारण। अरे अभी तक तो क्या है, रोग ही रोग के बारे में नुकसान ही नुकसान झेला है। कोई इस जहर से कोई फायदा भी होता है क्या वायरस से? बोलो हाँ होता है, लाभ होते हैं इससे। क्या लाभ होते हैं? एक तो गंगा वाला बताया ना, पानी की सफाई होती है, पोल्यूशन नहीं होता। एक दूसरा साइनोबैक्टीरिया, ये नीला हरा जो शैवाल है वो पानी को पोल्यूटेट कर देता है। बताया था ना शुरू में कि यही पैदा हुआ है, श्रीमान जो ऑक्सीजन दे रहे थे, ऑक्सीडेशन एनवायरनमेंट पैदा किया था साइनोबैक्टीरिया। ये इतने होते कि ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो पानी को पोल्यूटेट कर देते हैं। तो फिर क्या है कि बैक्टीरिया खाद उसमें छोड़ देते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया को कोई खा जाए, साफ हो जाएगा पानी गंगा की तरह। तो गंगा वाला है, साइनोबैक्टीरिया का पोल्यूशन है, वो सब साफ हो जाता है इससे। एक तीसरा लाभ ये होता है इससे कि मैंने बताया था स्पेसिफिसिटी ऑफ होस्ट सेल। विशेष ऐसे नहीं है कि साइनोबैक्टीरिया में हर कोई वायरस आया और घुस गया और उसने कर दिया।
साइनोबैक्टीरिया का एक स्पेशल वायरस होगा। गंगा के पानी में जो तरह तरह के बैक्टीरिया हैं उनके तरह तरह के साइनो वो बैक्टीरियोफाज होंगे, अलग अलग होंगे होस्ट। तो ठीक उसी प्रकार से जब इन फाजेज को देखकर, फाजेज की जांच करके, स्टडी करके हम बैक्टीरिया की तरह तरह की अलग अलग स्पीशीज का पता कर सकते हैं कि ये अलग वायरस है, ये इस बैक्टीरिया को खा रहा है तो इसका नाम दूसरा होगा, ये एक्स को खा रहा है, ये वाई को खा रहा है, ये जेड को। तो अलग अलग स्ट्रेन्स का पता लग जाता है बैक्टीरिया का। ये अपने को लाभ बताना पड़ा कि नुकसान बहुत ज्यादा हो गया था ना, थोड़ा तो लाभ बड़ा चाहिए। अब मैं इस राक्षस की खतरनाक बात बताने वाला हूं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, मतलब फैट नहीं होता उसमें, फैट का नाम नहीं लिया। लेकिन जो महाराक्षस हैं वो अपने प्रोटीन के चारों तरफ डबल फैट का एक एनवेलोप रखते हैं, सुरक्षा का घेरा फैट का। अब इससे फायदा क्या होता है इस राक्षस को भी कि आप चाहे एसिडिक कर दो, एल्कलाइन कर दो, ये इनएक्टिव नहीं होगा। टेम्परेचर को कम ज्यादा कर दो, ये इनएक्टिव नहीं होगा। मतलब ये एक रक्तबीज हो गया, ये राक्षस मरता ही नहीं है। एक तो ये आ गया लक्षण इसमें, और दूसरा लक्षण मान लो खुदा न कहा तो ये आरएनए वाला हो और आदमी के ऊपर आ जाए तो आदमी का मरना निश्चित है। भगवान ही नहीं बचा पाते, डॉक्टर तो क्या बचाएंगे। ऐसे कौन सी बीमारी है ये रही रैप्डो, ये आरएनए का है और एनवेलोप डोर है। ये बंदूक की गोली खाली क्या है कि बंदूक की गोली जो है ये एनवेलोप डोर है फैट से, रैप्डो रेबीज। पहले ही यदि अपने कोई डिफेंस सिस्टम को ठीक कर ले तो ठीक है, होने के बाद में तो कोई चांस नहीं है। यही बात इसमें, ये भी आरएनए का वायरस है, HIV, रेट्रो एड्स होगी तो मरना निश्चित होता है कि नहीं? क्यों? आरएनए का ऊपर से तो एनवेलोप्ड है फैट से, और दूसरा उसमें क्या है कि दूसरा जो है वो सारा क्या है कि आरएनए, तो ये खतरनाक हो जाता है फिर मामला। और ये क्या है कि बड़े धीरे धीरे आराम से वो कहते ना कि ठंडा करके खाएंगे। ये नॉन वायरुलेंट होते हैं, नॉन वायरुलेंट कहने का मतलब है कि ये अपने होस्ट सेल को फाड़ते नहीं है, क्योंकि जो सेल होती है, ये सेल होते हैं, इसमें ये वायरस आ गया तो ये अपनी दीवार भी क्या है इसकी फैट से लेता रहता है और बनाता रहता है। नया वायरस बनेगा इसमें तो इसकी दीवार से फैट लेगा, नया वायरस बना इसकी दीवार से फैट लेगा होस्ट की। इसलिए ये कहता है फाड़ूंगा नहीं, फायदा लेता रहूंगा, मेरी संख्या बढ़ाता रहूंगा। इसलिए एड्स के मरीज है कई साल तक होने के बाद कई साल तक जिंदा रह जाते हैं। क्या है क्वेश्चन है? इटन बाई एंटीबॉडीज जब इनको पकड़ लेगा तो उसके बाद में तो क्या रहेगा, तो चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, अपनी जो बॉडी की जो सेना है वो इतनी जोरदार है। और ये सेना खड़ी करने के लिए तो कोरोना में वैक्सीन लगाते थे,
कि कोरोना को पहचानो, अपनी सेना हो गई आतंकवादी है, इसको पहचानो, और पहचानने के लिए तो वैक्सीन दिया था। ये वैक्सीनेशन का साइंटिस्ट जो जिसको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं, एडवर्ड जेनर, ये अपने आगे वाले जो टॉपिक मिलेगा कोई उसमें देखेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। और ओके।